नमस्कार। सवाल आज का देखने अवसर मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। मिडल ईस्ट इस वक्त दोबारा से एक अलग ही मोड़ पर खड़ा है। अमेरिका ने ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक कर क्षेत्रीय तनाव को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि यह कार्रवाई हॉर्मुज स्ट्रेट में कंटेनर जहाज पर हुए हमले के जवाब में की गई। दूसरी ओर ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन समेत कई स्थानों पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि इन जवाबी हमलों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर टकराव सबसे बड़ी चिंता बन चुका है, क्योंकि दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल और बड़ी मात्रा में एलएनजी की आपूर्ति इसी समुद्री रास्ते से होती है। ऐसे में यदि हालात और बिगड़ते हैं तो असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल बाजार, शिपिंग और कूटनीतिक समीकरण भी प्रभावित हो सकते हैं। क्या यह संघर्ष सीमित रहेगा या व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है? क्या कूटनीति फिर से रास्ता बनाएगी या मिसाइलों की गूंज और तेज होगी? आज इसी पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन, और अब यही इलाका अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़े सैन्य टकराव का केंद्र बन गया है। अमेरिका ने ईरान के 140 सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर साफ संदेश दिया कि समुद्री जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। सवाल यह है कि क्या यह जवाबी कार्रवाई अब पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक देगी? हॉर्मुज स्ट्रेट में एक कंटेनर जहाज पर हमले के बाद शुरू हुआ यह विवाद अब खुले सैन्य टकराव में बदलता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की गई। इन हमलों में बुशहर, जास्क, चाबहार और दक्षिणी ईरान के कई सैन्य प्रतिष्ठान शामिल बताए गए। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई। दूसरी ओर ईरान ने इसे समझौते का उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई का दावा किया। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। तनाव की सबसे बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस इसी समुद्री रास्ते से गुजरती है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की बाधा पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकती है। इसी बीच ईरान ने दोहराया है कि हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही से जुड़े फैसले उसकी संप्रभुता और ओमान के साथ समझ के आधार पर होंगे। वहीं अमेरिका का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सभी देशों के लिए खुले रहने चाहिए। तनाव केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है। ईरान के नए सर्वोच्च नेतृत्व के कड़े बयान, परमाणु ठिकानों के पुनर्निर्माण के दावे और अमेरिकी नेतृत्व की सख्त चेतावनियों ने हालात को और जटिल बना दिया है। खाड़ी देशों में हाई अलर्ट है। बहरीन, कतर और अन्य अमेरिकी सैन्य ठिकानों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वैश्विक बाजार भी इस संकट पर लगातार नजर बनाए हुए है, क्योंकि किसी भी बड़े सैन्य विस्तार का सीधा असर तेल की कीमतों, शिपिंग और विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? आने वाले कुछ दिन इस पूरे संकट की दिशा तय कर सकते हैं। चलिए रुक करते हैं चर्चा का। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर वीरेंद्र सलाथिया हमारे साथ सर, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर अभिषेक अहलावत है, फॉरेन एक्सपर्ट सर, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत मैं डॉक्टर अभिषेक अहलावत सर से करूंगा। सर, किस तरह देखते हैं अब आने वाले दिनों के अंदर लगातार कार्रवाई जो है वो चल रही है? अभी भी 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया अमेरिका द्वारा। साहिल जी, सर्वप्रथम आपको, ब्रिगेडियर साहब को, मेजर साहब को और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ये स्थिति जब शुरू हुई थी उसी समय हमने कहा था कि अमेरिका ने मिस जजमेंट किया है ईरानियन कैपेबिलिटीज को, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इतना इजीली अब रिजोल्व होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। जब ये पीस डील इनके बीच में एक साइन हुई थी, एक सीज फायर की इन्होंने शुरुआत की थी, तभी इसे लग रहा था कि बहुत ही फर्जाइल है, इसके कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि कमर्शियल वेपन वेसल थी जीएफएस गैलेक्सी, जिसमें 11 इंडियन सेलर्स थे, उसके ऊपर ईरान ने फायरिंग करी, उसमें आग लग गई और 10 को ओमानी अथॉरिटीज की हेल्प से रेस्क्यू कर लिया गया है, बट वन इज स्टिल
रिमेनिंग मिसिंग, तो ये बहुत ही वरीसिंग है। हमारा एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट जारी किया है और कंडेम किया है, स्ट्रांगली कंडेम किया है इस अटैक को, और कहीं ना कहीं कोई ये कहा है कि स्थिति को तेजी से डीएस्केलेट कीजिए, वरना शिपिंग की ये जो कमर्शियल शिपिंग के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये तो कहीं से भी कहीं तक अच्छी संकेत नहीं है विश्व की इकोनॉमी के लिए, केवल भारत के लिए नहीं, विश्व की पूरी इकोनॉमी इससे बहुत ज्यादा धक्का पड़ेगा इससे। और ईरान ने कह दिया है कि हम दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को रोक रहे हैं, जो कि बहुत ही एक तरीके से चिंता वरीसम है। और अमेरिका के लिए ये समझना इस समय बड़ा मुश्किल है कि ये अमेरिका क्यों इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की या तो क्षमता नहीं रखता है या चाहता नहीं है। कहीं ना कहीं ट्रंप साहब से जो संकेत जिस तरीके के मिल रहे हैं, वो सुबह कुछ स्टेटमेंट देते हैं, शाम को कुछ और स्टेटमेंट देते हैं। जब इंडिया में और बाकी दुनिया में या ईस्ट में मार्केट्स खुल रहे होते हैं, शेयर मार्केट्स खुल रहे होते हैं, तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं, जिससे कि हमारे मार्केट्स धड़ाम होते हुए दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे शाम हमारे यहाँ शाम होते हो वाली होती है और अमेरिका में मार्केट्स खुलने होते हैं, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने इस वॉर को अपने एक बिजनेस बना के तरह वो इसको यूज कर रहे हैं। और बट वन मोर ऑब्जर्वेशन आई वांट टू मेक के इसकी सबसे बड़ी प्राइस इन द एंड अमेरिकन सिटीजन्स को ही पे करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस वॉर इज नॉट एंडिंग एनीवे सून। थैंक यू। ठीक है सर, मैं करता हूं दोबारा रुख आपका और करता हूं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर का। सर, अमेरिका ने एक ही अभियान में 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सैन्य दृष्टि से इतने बड़े ऑपरेशन की योजना किस तरह से बनाई जाती है और इसकी रणनीतिक उद्देश्य किस तरह से होता है, इसका जवाब देना होता है, और यहाँ दुश्मन की सैन्य क्षमता को कमजोर करना भी ये एक जरूरी रहता है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका भाई। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब के युद्धबंदी युद्ध विराम नहीं युद्धबंदी का फैक्ट की बात कर रहे थे, तभी उस टाइम पे मैंने कह दिया था, मैं अलग चैनल पे था, मैंने कहा था कि ये सट्टे मार रहे हैं, ये चलेगा नहीं। ये उसी टाइम पे ये स्पष्ट हो गया था। अब जब आयतुल्लाह ख़ुमैनी के साइबर राइट्स की बात हुई जी, हिंदुस्तान से भी लेफ्टिनेंट सईद अतार ने, जो गवर्नर बिहार है, तो गए भी थे ईरान के अंदर, ताकि जनाजे पे कम लोग जाएं, इतनी भीड़ ना हो। तो अमेरिका ने उनके पे जो रास्ते हैं उन पे निशाना बनाया, लेकिन उससे क्या हुआ, आयतुल्लाह ख़ुमैनी का जनाजा पे भीड़ कम आई नहीं, फिर भी आई। बंदरबाद, चबार पोर्ट, यहाँ पर भी निशाना बनाया, खासतौर से 40 अन्य टारगेट्स पे निशाना बनाया। इससे क्या ईरान के मंसूबे कमजोर हो गए? नहीं हुए। तो स्ट्रेटेजिक हमला था ये, अगर देखें तो। और ये ईरान ने भी फिर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। ईरान झुकेगा नहीं, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि एक फौज में एक होती है, जैसे कि सन त्जू थे, चीन के फिलोसफर, उन्होंने किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर। उसमें ये लिखा था, नो योर एनिमी। आप जानिए तो दुश्मन को अच्छे से जानो। आप अगर दुश्मन को नहीं जानो, दुश्मन से क्या लड़ोगे आप? जी, तो या तो अमेरिका ने जाना नहीं है ईरान को, ये लोग, इनकी शहादत की परंपरा रही है, और 1980 से लेके 88 तक इसने इराक के साथ जंग लड़ा, जहां पर 1 मिलियन कैजुअलिटी हुए थे इनके, क्योंकि ये हार नहीं मानी। अमेरिका का सबसे फेल्ड ऑपरेशन ईगल क्लॉ ईरान के हिसाब में था, जहां पर 8 किलो अमेरिका से उड़कर ईरान आते हैं। 81 तकरीबन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 81 ऐसी कोई अर्ली 80, और एक भी चिन्ह वापस नहीं आता है। आप यकीन मानेंगे बात बताया में। जी, तो अगर हम इतने ही नहीं सब कुछ सीखे, तो इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में भी फर्क पड़ा है, क्योंकि जितने जहाज वहां से जाने लगे थे, मैक्सिमम रुक गए वहां पे। वर्ल्ड इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ा है। बिल्कुल सर। हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर थी जब
युद्ध खत्म हो गया था। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ठीक ठीक के कहा था युद्ध खत्म हो गया है, यानी जी कि हिंदुस्तान के लिए भी अगर हम देखें व्यापार के तौर पे अच्छा संकेत था ये हिंदुस्तान के लिए भी। लेकिन अब जब युद्ध दोबारा शुरू हो गया है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बुरी खबर है। बिल्कुल और सर। नया वर्ल्ड ऑर्डर ये अमेरिका, इट इज मैं ये क्या समाप्त करूंगा, इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ अमेरिकन एम्पायर, क्योंकि अमेरिका ही रास्ता खोल रहा है एक नया वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, चीन के लिए, रूस के लिए, ईरान के लिए। रूस तो खैर हमारा दोस्त दोस्त है, बड़ा सा दोस्त है। चीन को आगे देखते हुए हम खुश नहीं है, लेकिन अमेरिका ही रास्ता खोल रहा है इनके लिए। जी जी साहिल भाई। ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा, मैं रुक करूंगा ब्रिगेडियर वीरेंद्र सलासी सर का। सर आप किस तरह से देख रहे हैं आप सिचुएशन को? हम पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से भी अगर हम बात करें तो हमने लगातार देखा जहां पे ट्रम्प साहब बयान कुछ देते हैं और करते कुछ और हैं। और अब इजराइल की भूमिका आपको किस तरह की नजर आ रही है इस पूरे युद्ध के अंदर? गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद टू एवरीवन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि यूएस ने जो एक प्लान बनाया था ईरान के ऊपर हमला करने का, जब भी आप प्लान बनाते हो तो आप कोई ऑब्जेक्टिव्स रखते हो कि मेरे ये 2-3 ऑब्जेक्टिव हैं, वो उसने पब्लिकली स्टेट कर दिया लास्ट में कि भाई मैं न्यूक्लियर डिटरेंस उसका खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन साथ ये भी करते हो कि भाई दुश्मन की कैपेबिलिटी क्या है, जिसको उसने ग्रॉसली मिसजज किया। जैसे कि अभिषेक सर ने बताया कि उसने बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया था कि ईरान किस लेवल तक उसको हरास कर सकता है और किस लेवल तक उसको अपने ऊपर जो अटैक आएगा उसको डेटर कर सकता है। अभी ईरान के अंदर अगर आप देखो तो 2 फोर्सेस हैं। एक आपका मसूद पेशकियां जो कि एक सॉफ्ट लाइनर है, जो कि चाहता है कि भाई कुछ ना कुछ हल निकले, कुछ डायलॉग निकले और ईरान एक दूसरे रास्ते पे चले। लेकिन साथ में आईआरजीसी भी है जो एक हार्डलाइनर है, जो कि चाहता ही नहीं है कि भाई हम किसी तरह से झुकें और हम पूरे जोर शोर से रहें। उसको पूरा पता है यूएस की कमजोरी का। यूएस की कमजोरी क्या है? सबसे पहले खर्चा बहुत हो रहा है, मिड टर्म पोल्स आने वाले हैं, उनके बॉडी बैग्स घर पे जाते हैं तो उनके उधर हंगामा मचता है। अगर उनके वहाँ पेट्रोल और उसकी कीमत बढ़ती है, इकोनॉमी अगर उनकी डिस्टर्ब होती है तो वहाँ पे एक किस्म से एजिटेशन होता है। ईरान ने क्या बताया? उसने कहा कि हमारे यहाँ जब वो चल रहा था, इनका फ्यूनरल चल रहा था, उस टाइम पे 3000 कब्रें खोद के रखी थी। क्यों खोद के रखी थी? उसने बोला भगदड़ में कुछ लोग मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाएगा, तो हम कब्रें क्यों पहले से तैयार कर रहे हैं। क्या मैसेज दिया उसने? कि हम तो तैयार हैं 3000 आदमियों के लिए, आप 3 आदमियों के लिए भी तैयार होकर के देखो हमारे साथ, आपकी हम वो हालत कर देंगे कि हम डरने वाले नहीं हैं। ये मैसेज दिया उसने। अभी आपने पूछा जैसे कि इजराइल का क्या स्टांस है, तो इजराइल का स्टांस तो जग जाहिर है। इजराइल चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पूरी तरह से तहस नहस किया जाए। किस लिए? क्योंकि अगर वो तहस नहस नहीं करेगा तो ईरान का टारगेट क्या है? इजराइल। तो इजराइल तहस नहस होता है। उसको पता है दोनों में से जो पहले एक दूसरे को खत्म करेगा वही आदमी जो है उस एरिया में डोमिनेट करेगा और उस एरिया में सरवाइव करेगा। यूएस इजराइल को हमेशा मदद करेगा क्योंकि इजराइल ही एक ऐसा बेस है जहां से वो पूरे इस खित्ते में तकरीबन 1000 किलोमीटर का रेडियस लगा लो, उसमें बहुत आसानी से ऑपरेशन कर सकता है। इजराइल यूएस के लिए हमला भी कर सकता है, इजराइल यूएस के लिए सपोर्ट भी दे सकता है, इजराइल उसको रिप्लेनिश भी कर सकता है, इजराइल यूएस को इंटेलिजेंस भी दे सकता है, इजराइल वो सब कुछ दे सकता है यूएस को जो कि यूएस अपने घर बैठे नहीं मिलेगा उसको। जी तो इजराइल को वो शांत करने की कोशिश कर रहा है कि भाई किसी तरह से ये शांत हो जाए, लेकिन वो मानेगा नहीं। ईरान साथ में ये जान चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक वेपन है, इससे मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं एक डर भी पैदा कर सकता हूं और साथ में जो मेरा इतना नुकसान हुआ मैं कुछ इसमें मनी भी अर्न कर सकता हूं। इसीलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी शिप जो ओमान की साइड से या दूसरी साइड से निकले उसको वो बोलता है कि ये सारा मेरा वाटरवेज है और मैं इसके ऊपर कंट्रोल करूं।
उसने, आपको पता होगा, पहले एक सजेशन भी दिया था ओमान को कि आप भी साथ में आ जाओ, हम मिलके टैक्स लगाएंगे। ओमान ने मना कर दिया, लेकिन जी। अभी तो वो जानता है कि भाई मैं इसको पूरा कंट्रोल करूंगा। और किस तरह से वो आगे थिंग्स अनफोल्ड होते हैं, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि यूएस कितना पीछे हटेगा। ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा, मैं डॉक्टर अभिषेक अलावा सरकार करूंगा। सर, इस पूरे टकराव के बीच में अब जो दोबारा शुरू हुआ है, अब चीन इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे फिर तनाव जो है वो जारी है और वो काफी अहम रास्ता है चाइना के लिए भी खास तौर पर। साहिल जी देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमला करने के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का एक लक्ष्य ये भी था कि वो चीन को अफेक्ट, एक तरीके से इल इफेक्ट्स चाहता था इनकी, चीन की इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा तेल ईरान से ही खरीदता था। ईरानी तेल की सबसे बड़ा कस्टमर चीन खुद था। और आज की तारीख में ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर पा रहा है अमेरिका के ऊपर, उसके पीछे भी चीन द्वारा प्रोवाइड की गई सैटेलाइट इमेजरी और इंटेलिजेंस ही है, जिसकी वजह से अभी तक ईरान जो है वो सस्टेन कर पा रहा है ये सब। और एक तरफ रशिया भी बैकडोर से, क्योंकि वाटर्स कहीं ना कहीं पीछे से कनेक्ट होते हैं इनके, तो रशिया भी अपनी तरफ से सपोर्ट करे जा रहा है, लगातार सपोर्ट कर रहा है। ये भी खबर आ रही है कि कुछ सुखोइज रशिया का इरादा है ईरान को प्रोवाइड करने का, क्योंकि ईरानियन एयरफोर्स फिलहाल जो है वो पुराने, बहुत पुराने यूएस के दिए हुए, जो 70s के टाइम के यूएस के दिए हुए एयरक्राफ्ट्स को यूज कर रही थी, तो उनको चेंज करने में कहीं ना कहीं रशिया इंटरेस्टेड है। और इजराइल के विषय से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो पीस डील की चर्चा हो रही थी, उसमें कहीं भी इजराइल पार्टी नजर नहीं आ रहा था। ट्रम्प साहब केवल अकेले इस दोनों यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेतन्याहू साहब के आपने स्टेटमेंट सुने होंगे, वो कहीं से कहीं तक भी अभी इस एस्केलेशन को, इस वॉर को रोकने के इच्छुक नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रम्प साहब ने बीच में नेतन्याहू साहब के लिए भी कुछ उल्टे सीधे शब्द कहे, परंतु अब जाके ऐसा लग रहा है कि लोग कहते थे कि इजराइल इज ए वेसल स्टेट ऑफ यूएसए, पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो ज्यू लॉबी है यूएसए की, वो स्ट्रॉन्ग आर्मिंग कर रही है यूएस अथॉरिटीज को, ट्रम्प साहब को, कि दिस वॉर नीड टू कंटिन्यू जब तक कि वो इजराइल सेटिस्फाइड ना हो जाए कि दैट यस, हमने डेसिमेट कर दिया है ईरानियन थ्रेट को। और ईरानियन थ्रेट इसलिए डेसिमेट नहीं हो सकती क्योंकि दो बहुत बड़ी सुपर पावर्स, रशिया एंड चाइना, कंटिन्यूअसली वो लगातार अपना सपोर्ट, अपना सैटेलाइट सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट, वेपनरी सपोर्ट वो ईरान को दिए जा रहे हैं। और ये जो मिसकैलकुलेशन करी हुई है इजराइलियों ने और अमेरिकियों ने कि हम बड़ी इजीली इस वॉर को जीत सकते थे इनकी टॉप लीडरशिप को हरा के, ये भूल गए कि ईरान जब से इस्लामिक रिपब्लिक हुआ 80s में, तब से लेके अभी तक उन्होंने इसी कंटिजेंसी के लिए प्लानिंग करी है। इससे अलग उनका कोई खित्ते में दुश्मन है ही नहीं। उनके दुश्मन, उनकी हमेशा से प्लानिंग यही थी कि एक ना एक दिन हमारे ऊपर यूएस और इजराइल हमला कर सकते हैं। तो दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड टू हैंडल दिस। और आज से एक साल और लंबा खींच ले, ईरानी लोग घुटने नहीं टेक सकते। अगर कोई उनका लीडर पेजेश्कियान साहब जैसे लोग अगर घुटना टेकने की, एक तरीके से फेवरेबल डील, इजराइल के फेवर की कोई डील करने की गलती करते भी है, तो दे वुड बी कंसिडर्ड ट्रेटर्स इन द आईज ऑफ द ईरानियन पीपल, और उनका पॉलिटिकल करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उनको शायद ईरान छोड़ के भागना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पे कोई भी इस तरीके का लीडर ईरान में नहीं है आज की तारीख में जो ये कहे किसी भी तरीके से कि हम कोई पीस डील चाहते हैं। हमने जनाजे के टाइम पे देखा कि वो इतनी बड़ी संख्या में वहां पे लोग इकट्ठा हुए और सबने खुल के कहा कि डेथ टू ट्रम्प। अब ये पीस के चांसेस मेरी ख्याल से नजर नहीं आते जब वहां का पूरा आवाम एक तरीके से कह रहा है कि अपनी गवर्नमेंट को, अपनी लीडरशिप को कि लेट इट बी, आर पार की होने दो। तो जैसे कि सर ने बताया अभी, ब्रिगेडियर साहब ने, कि वहां पे तो कब्रें खोद के बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आर पार के लिए तैयार है। तो इट्स ए वरीसम सिचुएशन। इस समय वो बहुत जगह ईरान ने रिटेलिएट किया है, अमेरिका भी खुल के बता नहीं रहा है। ओमान कोशिश कर रहा है किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पीस लाने की, क्योंकि ओमानियन अथॉरिटीज और ईरानियन अथॉरिटीज, अभी जो खबरें आई हैं, दे आर इन द डिस्कशन
पर ये जी डिस्कशन नतीजे तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि ये ट्रंप साहब का जो मैडनेस है ये नहीं रुकेगी। तब तक ये डिस्कशन किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकता। जी ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक, मैं मेजर सरकार रुकना चाहूँगा सर। ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाया है, इसका दावा किया है उसने। तो यदि ये टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो पूरा खाड़ी क्षेत्र एक पूर्ण युद्ध या प्रत्यक्ष युद्ध के मैदान नहीं बन जाएगा सर? आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही होगा। देखिए, जब 28 फरवरी को जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया और उसकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है, अयातुल्लाह खुमेनी आया, चीफ डिफेंस मिनिस्टर सब एक साइड पे गए, तो ईरान ने पलटवार किया। ईरान ने उस टाइम पर भी कुवैत, बहरीन, कतर के अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर निशाना दागा। यहाँ तक कि यूएई के अंदर भी हमले करे। यूएई में तो अमेरिकन सैन्य बेस नहीं है कोई, लेकिन फिर भी ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल हो सकती है। और जो 31 डिस्ट्रिक्ट थे आईआरजीसी के, उनको डिसेंट्रलाइज करा। यानी कि अगर हमला होता है तो आपको अप्रूवल, आपको आगे तक चेन ऑफ कमांड शुरू करने की जरूरत नहीं है। सीधा अगर हमला हुआ तो आप ठोको, बिना सोचे समझे। ईरान ने वो ठोकना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ? काफी बैड ब्लड हुआ। वैसे ही सऊदी अरेबिया ईरान के पक्ष में नहीं था, जॉर्डन ईरान के पक्ष में नहीं था। अब ईरान ने खुद ही और दुश्मन वहां पर पैदा कर दिए। तो अखाड़ी देशों की बात करते हैं, अगर गल्फ की बात करते हैं, तो इसमें ईरान को सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? मगर उसके बावजूद भी हिम्मत है भाई। 1979 से सैंक्शन लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, अमेरिका ने प्रतिबंधियां लगा रखी है ईरान के ऊपर, फिर भी खड़ा हो रहे हैं। फिर भी इतने बड़ी महाशक्ति है अमेरिका, अकेले खड़ा हो रहा है, तक जी खड़ा हो रहा है। ये कुछ भी हो, मैं तो बहुत एक चीज सीखी है, मैंने कहा भाई, आई लर्न टू स्टैंड अप टू अ बुली है। चाहे ईरान को लोग पसंद करें या ना करें, मैं तो एक चीज सीखी है इससे, अगर आप कमजोर भी हो, अकेले भी हो, स्टैंड अप टू अ बुली। बुली कितना भी शक्तिशाली हो, उससे अंदाजा नहीं लगाया होगा, आप तो दो तमंचे लगा दोगे बुली को। मगर हाँ, आप ये भी साफ याद रखिए कि आपके खुद के लोग भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। बिल्कुल। ईरान बेसिक शिया मुल्क है, और जैसे सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, यहाँ पर सुन्नी डोमिनेशन है। वैसे ही शिया सुन्नी की बनती नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी डिवाइड है। ऊपर से जिस तरीके से अब ईरान सही कर रहा है, गलत कर रहा है, वो तो उसके ऊपर डिबेटेबल, वो अलग बात है। लेकिन ईरान इज ऑल्सो क्रिएटिंग बैड ब्लड। वो जानता भी है कि अगर वो इन मुल्कों पे के अंदर उनके सैन्य देशों पे हमला कर रहा है, एक तरीके से खुद के खिलाफ भी लोग हो जाएंगे, तो परवाह नहीं है, वो फिर भी लगा हुए हैं। जी भाई कई लोग होते हैं, हीट होते हैं, अड़ियल होते हैं, वो पीछे हटते नहीं है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, अब देखा है। आम मैं बता रहा हूँ, पीछे हटते हैं। क्योंकि इससे एक सबक मैं सीखा है, जो डर गया समझो मर गया। ठीक है, तो डरना नहीं है। रेड्डी साहब ने बिल्कुल सही बताया कि ईरान ने मैसेज दिया है कि भाई हम तो तैयार हैं, क्या आप बिल्कुल तैयार सर। हो? तो अमेरिका कतई तैयार नहीं है। उसने अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स की विड्रॉ करे 20 साल बाद, क्योंकि बॉडी बैग्स घर आने लगे थे, तब प्रेशर आया अमेरिका के ऊपर। क्या जी इसराइल बॉडी बैग्स पे? इसराइल भी तैयार नहीं है भाई। इसराइल ने तो भाई साउथ दिखा दिया है, आप हमारे एक इसराइली मारोगे तो हम इतने फिलिस्तीनी मारेंगे। बिल्कुल। ये तो मतलब भी वो मैसेज दे दिया है। तो ईरान भी लगा हुआ है, डटा हुआ है, पीछे नहीं हट रहा है, और मैं आगे भी ईरान को पीछे हटते हुए नहीं देखूंगा। ठीक है सर, मैं करूंगा रुख दोबारा आपका, मैं ब्रिगेडियर सर का रुकना चाहूंगा। सर, हॉर्मज स्ट्रेट जो है वो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन मानी जाती है। यदि यहाँ लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो अब आने वाले समय के अंदर वैश्विक तेल बाजार, महंगाई, समुद्री व्यापार और अर्थव्यवस्था, खाली एक जगह की नहीं, विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना व्यापक असर पड़ेगा सर? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस और न्यूक्लियर थिंग, ये दो ही तो मुद्दे हैं जो जिसके ऊपर लड़ाई हो रही है।
लेकिन जो मेरे साहब पहले बता रहे थे उसमें मैं थोड़ा सा एडिशन ये करना चाहता हूँ कि ईरान बिल्कुल अपने वर्चस्व को बताने के लिए, लेकिन साथ में देखिए यूएस की इकोनॉमी और ईरान की इकोनॉमी। यूएस की खबरें डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण बाहर आ जाती हैं। उनकी टॉमहॉक मिसाइल्स उन्होंने इतनी फायर कर दी हैं कि 1.5 साल तक अगर उनका प्रोडक्शन होता रहे तो उनकी रिकवरी पूरी नहीं होगी। इसी हिसाब से आप अगर आप ईरान का देखें, उनका भी जो वेपन सिस्टम है, जितने ड्रोन्स हैं, कितने फायर उन्होंने कर दिए हैं, कितने उनके डैमेज हो गए हैं, उसका किसी को अंदाजा नहीं है। स्टॉक पाइल में वो हमेशा धमकी देते हैं कि हम काफी लंबे समय तक कर सकते हैं, लेकिन आप मान के चलें एक लिमिटेड अरसे तक ही कर सकते हैं। ईरान इस वक्त फायर फॉर इफेक्ट करेगा, जैसे कि जहां पर भी कुछ करे इफेक्ट के लिए करे। जैसे कि अभी उन्होंने अगर बहरीन में किया है तो क्यों किया? बहरीन में 5th फ्लीट था उनका। कुवैत में किया, क्यों किया? क्योंकि वहां एयरबेस था। वो अभी ऐसे बेतहाशा अपने ड्रोन्स नहीं उड़ाएगा, वो जहां भी उड़ाएगा यूएस के एसेट्स को टारगेट करेगा और उसका इफेक्ट जमीन पर नजर आएगा। वो ये बताएगा जब हम काम करेंगे तो पक्का करेंगे। अच्छा, जहां तक आप बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ हार्मोस की, यस, हार्मोस से 20% ऑयल यहीं से जाता है पूरे वर्ल्ड का। लेकिन साथ आप ये देखें कि वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो रहा है। इसका फायदा आपका रशिया भी ले रहा है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई भी लगी हुई है, लेकिन इसका फायदा रशिया भी ले रहा है। बाकी लोगों ने भी अपना जो ऑयल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर दिया है। इस 3 महीने के अंदर लोगों ने एक ऑल्टरनेटिव रूट भी निकाला है। मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी खाना पूर्ति हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ गया है, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव रूट लोगों ने ढूंढ लिया है। हाँ, ईरान को ये पता है कि यस, मैं इसको एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं, और इसको अगर लंबे अरसे तक बंद रखा तो गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे, और बढ़ने के कारण एक इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन आने के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बिकॉज अगर वर्ल्ड इकोनॉमी हर चीज तो, हर तरह की एनर्जी तो पेट्रोलियम और गैस से ही चलता है। जी। ये गैस भी हम तब तक सस्टेन कर सकते हैं जब तक कि बीच में खुल रहा है और बंद हो रहा है। कभी लंबे रास्ते टाइम के लिए बंद हो गया तो फिर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बट मेरे को लगता है कि ईरान बीच में एक विंडो जरूर देता रहेगा कि इतना ज्यादा प्राइसेस ना बढ़े। ठीक है सर। डॉक्टर अभिषेक अलावा सर, क्लोजिंग कमेंट आपसे। साहिल जी, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, इसमें जब तक इसके खुलने का कोई चांसेस नहीं है, जब तक कि इजराइल ये ना मान ले, इजराइल को इस मीटिंग्स में, ये जो पीस मीटिंग्स हैं, इनमें इनवाइट ना किया जाए, और इजराइल से ये ना कहलवाया जाए कि यस इट इज ओवर, थ्रेट इज ओवर, तब तक ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुलने नहीं वाली है। और ये काम करने के लिए अमेरिका को चाइना की हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए अभी अमेरिकी ट्रंप साहब का जो अहम है वो उसकी अभी तक इजाजत नहीं दे रहा। बिना चाइना के इंटरफेरेंस के ये युद्ध खत्म होता हुआ मैं नहीं देख रहा। जी ठीक है सर। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर, आपका क्लोजिंग कमेंट। मेरा क्लोजिंग कमेंट ये है कि जंग से किसी का फायदा नहीं होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब, नरेंद्र मोदी साहब भी कहते हैं, ये जब रूस और यूक्रेन का जंग शुरू हुआ था, जंग से किसी का फायदा नहीं होता है। दोनों पक्ष हारते हैं, नुकसान दोनों का होता है। एक पक्ष में ज्यादा नुकसान होगा, दूसरे पक्ष में कम नुकसान होगा, लेकिन नुकसान होगा दोनों में। और एक जंग के बाद एक माँ वेट करेगी, इंतजार करेगी अपने बेटे का, एक बाप इंतजार करेगा अपने बेटे का, एक भाई इंतजार करेगा अपने भाई का, एक बहन इंतजार करेगी अपनी बहन का। लेकिन जो सियासत लड़ते हैं बाद में वो हाथ मिलाएंगे। और आखिरी चीज मैं बोलूंगा, ये जो शहादत प्राप्त करते हैं वो बहादुर तो होते ही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उनके परिवार वाले उससे ज्यादा बहादुर होते हैं। और फौज में रहते हुए मेरे साहब इस बात से इस्तेमाल रखेंगे, हमें सबसे मुश्किल काम क्या करा है, ये नहीं हम घर पे खड़े रहे, लड़े रहे। हम सबसे मुश्किल काम करा है जब हम किसी घर पे इतला करते थे ना, ये बताने के लिए कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये फीलिंग हम ही समझ सकते हैं। तो जंग इज नॉट द सोल्यूशन, मैं ये कहूँगा। ब्रिगेडियर सर, आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जंग इज नॉट द फाइनल थिंग, लेकिन इसको खत्म करने के भी तरीके होते हैं।
और खत्म करने के लिए एक स्ट्रेट ऑफ हार्मोस पे सहमति होनी चाहिए, एक न्यूक्लियर पे सहमति होनी चाहिए। न्यूक्लियर पे मीडिया के अंदर न्यूक्लियर के ऊपर सहमति नहीं होगी। न्यूक्लियर के ऊपर सहमति बैकडोर चैनल से जो इनकी बातचीत है उसके हिसाब से ही होगी। जिस दिन न्यूक्लियर के ऊपर इनकी सहमति हो गई, ये मान के चलें कि ये वॉर जो है वो तकरीबन एक ग्रेजुअल फेज में खत्म हो जाएगी। यस, आने वाले टाइम पे स्ट्रेट ऑफ हार्मोस पे कब्जा जो है, क्योंकि इसने ब्लड टेस्ट कर लिया है ईरान ने, इसका रहेगा ही रहेगा इफेक्ट। और हो सकता है ये कुछ ना कुछ टोल लगा के रखे अपने कंट्री को रीडेवलप करने के लिए, कुछ ना किसी तरीके से। ऐसा मेरा विचार। ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर रविंद्र सलाती सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। मेरे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर अभिषेक अहलावत सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। काफ़ी अहम बातें आप तीनों ने रखी हैं। अब देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, होते भी हैं या नहीं। शुक्रिया सर। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता ये टकराव केवल दो देशों का विवाद नहीं रह गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट तेल आपूर्ति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और खाड़ी की सुरक्षा अब सीधे इस संकट से जुड़ चुकी है। हर नया हमला हालात को और गंभीर बना रहा है, जबकि दुनिया की निगाहें कूटनीतिक प्रयासों पर टिकी हैं। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि तनाव बातचीत की मेज तक पहुंचेगा या फिर मिसाइलों और जवाबी हमलों का यह सिलसिला और व्यापक युद्ध का रूप लेगा। फिलहाल पूरी दुनिया इंतजार में है अगले बड़े कदम के लिए। डार्क न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।